Today's topic is न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस। स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रिंट के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ कि प्रिंटिंग ने एक न्यू डिमांड की राइटिंग को क्रिएट किया, क्योंकि जो न्यू रीडर्स थे वो चाहते थे कि कुछ ऐसी स्टोरीज यहाँ पे बने, यानी उनके रेफरेंस में लिटरेचर आए जो उनकी लाइफ एक्सपीरियंस, इमोशंस और रिलेशनशिप को शोकेस करें। एक तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो ऐसे लिटरेचर को पढ़ना चाहते थे जो डे टू डे लाइफ में जो चीजें होती हैं उनसे रिलेट करे। और इसीलिए यहाँ पे एक नोवेल, एक लिटरेरी फॉर्म जो थी वो ओरिजिनेट हुई। ओरिजिनली ओरिजिनेट होती है यूरोप में, जो कि इस टाइप की ऑडियंस की डिमांड को फुलफिल करती है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इंडियन फॉर्म्स को भी अडॉप्ट करती है। तो इस तरीके से प्रिंटिंग ने एक न्यू डिमांड क्रिएट करी, एक न्यू टाइप की राइटिंग की, जिस तरीके की लोग उनसे डिमांड कर रहे थे। नेक्स्ट इज डाइवर्स लिटरेरी फॉर्म्स। न्यू लिटरेचर एमर्ज हुआ। फॉर एग्जाम्पल लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेस, जो सोशल इश्यूज थे और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज थे उनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही थी। सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही थी, कोई इवल्स था, कोई चैलेंजेस था, किसी को रिफॉर्म करना है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो चल रही थी, जो एग्जिस्टिंग थी, और जो न्यू आइडियोलॉजीज आ रही थी, उन सभी से रिलेटेड ये सारे जीनियर जो थे वो एमर्ज होते जा रहे थे लिटरेचर में। अब ये जो न्यू फॉर्म्स आ रही थी बच्चे, यहाँ पे ये जितनी भी लिटरेचर के फॉर्म्स थे वो एक ही चीज पे एम्फोसाइज कर रहे थे, ऑन ह्यूमन लाइफ्स। यानी एक तरीके से हम बात करेंगे, ये नॉन फिक्शन करेक्टर वाले यहाँ पे नॉवेल्स थे, जहाँ पे नॉन फिक्शन की जो स्टोरीज थी उनसे रिलेटेड यहाँ पे लिटरेचर एमर्ज हो रही थी, जो फीलिंग्स को यहाँ पे, इंटीमेट फीलिंग्स को शोकेस कर रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पे ये पॉलिटिकल और सोशल रूल्स के बारे में भी बात कर रहे थे, जो सोसाइटी में चेंज ला सकता है। तो इस टाइप की डाइवर्स लिटरेरी फॉर्म्स प्रिंट के थ्रू एमर्ज होती है। नेक्स्ट इज राइज ऑफ न्यू विजुअल कल्चर। अब एक और चीज यहाँ पे एक डेवलपमेंट होता है कि अभी तक जो चीजें हमने सुन रखी थी, अभी तक जो चीजें हमने पढ़ रखी थी, अब वो चीजें हमारे सामने इमेजेस के थ्रू आएंगी, जिसको हम एक न्यू विजुअल कल्चर के तौर पे यहाँ पे देखते हैं। सो जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी बच्चे, वो जैसे जैसे इंक्रीज हो रही थी, अब उनके लिए विजुअल इमेजेस जो थी वो रिप्रोड्यूस करना और ईजी हो गया था। वेरियस इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे जो ओरिजिनल प्रिंट बनाते थे, और उसका यहाँ पे दोबारा से एक प्रिंट क्रिएट करके मार्केट में यहाँ पे सेल आउट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे उस टाइम के, राजा रवि वर्मा, उन्होंने मास सर्कुलेशन दिस टाइप ऑफ इमेजेस को यहाँ पे किया, जिससे लोग जो थे अभी तक, फॉर एग्जाम्पल जो आइडल्स हो गए, उनके बारे में सिर्फ सुना ही था कि वो ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने जो पिक्चराइजेशन किया था उसकी वजह से लोग अब उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें राजा रवि वर्मा का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Poor wood engravers who made the wood locks set up shop near the letter presses and were employed by the print shops। अब क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे जो वुड इंग्रेवर्स होते हैं, सो वुड लॉक्स के थ्रू यहाँ पे, जैसे ऑलरेडी हमने टेक्नोलॉजी को बताया था यहाँ पे कि सर एक तरीके की वो 2D इमेजेस बनाएंगे, जो कि यहाँ पे न्यूज़पेपर को प्रिंट होने के बाद जगह छोड़ दी जाएगी और वहाँ पे उनको प्रिंट कर दिया जाएगा। वेरियस और चीप प्रिंट्स आ रहे थे, कैलेंडर्स आ रहे थे, जिसमें इमेजेस जो थी वो प्रिंट हो रही थी। अब वो ये सारी चीजें बाजार में इजिली अवेलेबल थी बच्चे। इवन जो पुअर पीपल्स थे वो इन चीज़ों को यहाँ पे लेके अपने घर को डेकोरेट करते थे, बिकॉज उस टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे आज कोई यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना, क्यूलेड हो गया, फोल्ड टेक्नोलॉजी आ गई, या वेरियस अदर स्क्रीन की टेक्नोलॉजी आ गई, या कोई और चीज़ इनोवेटिव है, उस टाइम पे ये जो प्रिंट एमर्ज हुआ था, विजुअल कल्चर, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक न्यू और इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट था, और एक तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, जो कि प्रिंट करके दे रही है। सो ये जो प्रिंट्स है, स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे यहाँ पे आइडियाज को भी काफी शेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स। अब ये जो कैरिकेचर्स क्या होते हैं, एक तरीके से फनी इमेज की मजाक उड़ाने वाली जो इमेजेस होती हैं यहाँ पे, और जो कार्टून्स थे 1870s के टाइम पे वो भी काफी ज्यादा एमर्ज हो जाते हैं बच्चे। अब ये जो कार्टून्स और जो कैरिकेचर्स हैं सर, वो किससे रिलेट करते हैं, उस टाइम के सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थी, जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट या फिर किसी और चीज के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, वो आप कार्टून के थ्रू इलस्ट्रेट कर रहे हो, जैसे मीम्स होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके बहुत सारा कार्टून्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल इशू को, एक सोशल इशू को वो पिक्चराइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरीके की जो कैरिकेचर्स है, जो कार्टून थे, वो भी आना एमर्ज हो गए थे। और ये सारी चीजें जो थी बच्चे, कहीं ना कहीं सर वो एक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इनमें से कुछ कैरिकेचर्स और कार्टून की अगर हम बात करेंगे, तो ये इंडियन के जो एजुकेशन सिस्टम जो था, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको ये मॉक्ड कर रहे हैं यहाँ पे। adopting western taste and the cloth while others fear the social change। तो जो जितने भी यहाँ पे एजुकेटेड इंडियंस हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड थे बच्चे यहाँ पे। बाकी दूसरों को ये लग रहा था कि जो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमारी सोसाइटल चेंजेस को हटा के, यानी फॉर एग्जांपल कि जो
ओरिजिनली इंडियन सोसाइटल जो ट्रेडिशन था उसको हटा के ब्रिटिशर्स अपनी सोसाइटल चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, जो इंपीरियल कैरिकेचर था वो कभी कभी नेशनलिस्ट को यहाँ पे क्या करता था, इन कार्टून्स और इन कैरिकेचर्स के थ्रू मीन्स उनको नीचा दिखाता था, सिंपली उनको यहाँ पे मॉक करता था। और इन कंट्रास्ट में जो नेशनलिस्ट कार्टूनिस्ट थे वो यहाँ पे इंपीरियल रूल को क्रिटिसाइज करते थे। सो ये जो चीजें थी वो काफी ज्यादा, ये जो एक विजुअल कल्चर प्रेजेंट हुआ था उसके थ्रू काफी ज्यादा यहाँ पे सर इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। और सिंपली यहाँ पे बोला जाए तो प्रोड्यूस और काउंटर प्रोड्यूस होता है। ये जो इमेज है इसमें यहाँ पे राजा ऋतुध्वज एक रेस्क्यू कर रहे हैं प्रिंसेस बदलसा, जो कि यहाँ पे डीमंस की कैप्टिविटी में है। और ये जो प्रिंट बनाया था राजा रवि वर्मा ने यहाँ पे बनाया था। राजा रवि वर्मा इस तरीके के काफी ज्यादा इमेजेस उन्होंने बनाई थी जो मैथोलॉजी से रिलेटेड करती थी, अभी तक जिसके बारे में हमने सिर्फ सुन रखा था। और ये जो राजा रवि वर्मा ने अपनी प्रेस को भी सेटअप किया था, और इन प्रेस के थ्रू जो अभी तक हम चीजों को सुनते आ रहे थे वो चीज उन्होंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट की। तो इसलिए राजा रवि वर्मा का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था काफी ज्यादा इमेंस हो जाता है। नेक्स्ट इज विमेन एंड प्रिंट, ये 8.1 टॉपिक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश इंटरवेंशन जो वो स्कूल्स को ओपन कर रहे थे, नॉट ओनली दिस, इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स जो थे वो भी एम्फेसाइज करने की विमेंस को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे लिटरेरी जो लेवल था विमेंस में काफी इंक्रीज देखने को मिलता है। इवन जो विमेंस की यहाँ पे जो लाइफ है उनके बारे में बहुत ही विविड और इंटेंस को पोर्ट्रे किया जाता है बच्चे यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे विमेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी विमेंस उसको काफी अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ती हैं। कि जो विमेंस एजुकेशन नहीं अचीव कर रही हैं वो यहाँ पे पढ़ती हैं कि उन्होंने काफी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी विमेंस अचीव कर रही हैं, वो उनको एनकरेज करता है बच्चे यहाँ पे। जितने भी यहाँ पे लिबरल हस्बैंड थे जो कि पेट्रियार्कल नॉर्म के अगेंस्ट में जाके ये चाहते थे, और जो फादर्स थे वो ये चाहते थे कि जो विमेन है सर वो यहाँ पे अभी तक जो घर में थी वो यहाँ पे जाएं, स्कूल्स में जाके एजुकेशन को अडॉप्ट करें। और ये रीजन था यहाँ पे बच्चे वेरियस विमेंस स्कूल्स को भी ओपन किया गया था इन सिटीज में, इन टाउन्स आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन नहीं था, सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, दिस टाइप ऑफ जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो एम्फेसाइज करते हैं कि विमेंस को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और ये सारा इंटरवेंशन विमेंस की लिटरेसी लेवल को इंक्रीज करेगा। मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विमेंस की एजुकेशन से रिलेटेड। और इवन मीडिया जो था वो इस तरीके की चीजें प्रिंट करता था कि जो विमेंस अपने घर से यहाँ पे स्कूल नहीं जा सकती उनको वो कंटेंट मिल जाए कि जिससे वो होम बेस्ड स्कूलिंग कंटिन्यू कर पाए, यानी जो जनरल्स आते थे उसमें वो सारा सिलेबस होता था जो एक्चुअल स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। अब चैलेंजेस और रेसिस्टेंस क्या रहे थे, अभी मैंने आपको दिखाया जो भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो मेल है वो डोमिनेंस रहता है यहाँ पे। और हम अगर ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे पेट्रियार्कल सोसाइटी काफी ज्यादा डोमिनेंट थी। अब सर जैसे जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली विमेंस को एजुकेशन मिलेगी तो ये जो चीजें थी जिसकी वजह से जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे वो ये चाहते थे कि ऐसी चीजें ना हो, और अकॉर्डिंग टू देम जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे सर उनके अकॉर्डिंगली जो लिटरेट गर्ल है सर वो वुड बी विडोड होगी, और सिंपली यहाँ पे क्या होगी, सती नहीं होगी। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि वो जो नॉर्मल ट्रेडिशंस हैं, जो नॉर्मल सोशल ट्रेडिशंस हैं, कास्ट ट्रेडिशंस हैं, रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, जो इलिटरेट विमेंस बिना पढ़े लिखे यहाँ पे जो होती थी वो मान लेती थी, लिटरेट विमेंस उसको क्वेश्चन करेगी और उस टाइप की जो चीजें थी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए कंजर्वेटिव हिंदूज जो थे यहाँ पे उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे लिटरेट गर्ल को या फिर लिटरेट विमेन को। इवन जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे बच्चे उनको भी ये लग रहा था कि जैसे जैसे हमारी जो विमेंस है वो एजुकेट होती जाएंगी सर वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो ओरिजिनल इस्लामिक ट्रेडिशन से जो था वो दूर होती जाएंगी, कि अगर वो रोमांस पढ़ेंगी या फिर अलग टाइप ऑफ जेनर पढ़ेंगी जिनका माइंड करप्ट हो जाएगा, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। ये मेंटेलिटी थी उस टाइम के यहाँ पे कंजर्वेटिव्स की। अब कंजर्वेटिव्स होते क्या है, सो कंजर्वेटिव्स आर दी दोज पीपल्स हु डोंट वांट एनी चेंज। तो ये जो चेंज आ रहे थे सोसाइटी में रिफॉर्म के लिए विद रेफरेंस टू द विमेंस, ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं थे। ऑल्दो डिस्पाइट ऑब्स्टिकल बच्चे अगर हम बात करेंगे, कुछ ऐसी विमेंस थी जिन्होंने सोसाइटी के ऑड्स में जाके यानी अगेंस्ट में जाके अपनी लिटरेरी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल राज सुंदरी देवी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अमर जीवान विच वॉज पब्लिश्ड इन 1876। ये फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी बच्चे जो कि बंगाली लैंग्वेज में प्रोड्यूस हुई थी। अब ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, आप अपने आंसर में लिख सकते हो या फिर ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली। ओके जी, इन बंगाल में बच्चे एंड अदर्स क्लैंडस्टिनली सीक्रेट वे परस्यूड द एजुकेशन, यहाँ पे जो इसका वर्ड है दैट इज क्लैंडस्टिनली, दैट मीन्स एक सीक्रेट वे में। ऑल्दो
जो कंजर्वेटिव्स थे वो अलाउ नहीं करते थे विमेंस को एजुकेशन, लेकिन वो सीक्रेट वे में या तो वो होम बेस्ड स्कूलिंग कर रही हैं या फिर वो स्कूल जा रही हैं, उनके पेरेंट्स बता नहीं रहे हैं। दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो थी उसके थ्रू विमेंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिटरेट होती हैं। तो ये सोशल रिफॉर्मर्स का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे, कि सोशल रिफॉर्मर्स एनकरेज करते हैं विमेंस को या फिर गर्ल्स को कि वो एजुकेशन को इम्पार्ट करें सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके, इवन कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में जाके। जो कंजर्वेटिव्स थे वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए, क्योंकि सोसाइटी में न्यू आइडियाज और एजुकेशन के आने से जो अभी तक ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहे थे उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स। जो भी सोसाइटी में रिफॉर्म्स आ रहा है और जो भी यहाँ पे प्रिंट के थ्रू नॉवेल्स में जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, इससे रिलेटेड विमेंस की लाइफ और इमोशन से जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी जनरेट होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1860 में कैलाश वैष्णवी देवी जो बंगाल की थी, इन्होंने विमेंस के एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया है और ये बोला है कि कैसे विमेंस जो थी वो अभी होम पे इम्प्रिजन थी। दैट मीन्स पेट्रियार्कल सोसाइटी में विमेंस को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो सोसाइटी में क्या करें, पार्टिसिपेशन लें। फॉर एग्जाम्पल आइदर वो एजुकेशन के लिए जाएं या फिर वो पॉलिटिक्स में जाएं, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। सर वो हमेशा इग्नोरेंस में रहती थी एंड उनको सिर्फ घर का काम करवाया जाता था और सिंपली जो भी यहाँ पे जो मेल फैमिलीज होती थी और जो मेल मेंबर्स होते थे उनको अनजस्ट तरीके से यहाँ पे ट्रीट करते थे। 1880s महाराष्ट्र जो कि ताराबाई शिंदे हो गई, पंडिता रामाबाई हो गई, सर वो यहाँ पे लिखती हैं विद रेफरेंस टू द पैशनेट एंगर जो कि यहाँ पे बच्चे विमेन से रिलेटेड यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल जो अपर कास्ट हिंदूज विमेन है उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल्स हैं, स्पेशली द विडोज की, बिकॉज वहाँ पे उनको सोसाइटल ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उनकी मर्जी के अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं जो उनकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल बना देती हैं। तमिल लिटरेचर में जो विमेन्स थी बच्ची यहाँ पे वो अपनी जो ग्रीवांसेस है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको यहाँ पे एक्सप्रेस करती हैं with the help of the readings. For example, for various reasons my world is small. More than half my life's happiness has come from the book. तो इस तरीके से यहाँ पे शोकेस करने की कोशिश करनी कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, इवन ये जो बुक आई है उसको पढ़ के मुझे और लोगों की यहाँ पे स्टोरीज को समझ के, जो विमेंस के विद रेफरेंस टू द लिटरेचर उसको समझ के, उनकी एजुकेशनल जर्नी को देख के या फिर उनके एक्सपीरियंस को देख के यहाँ पे जो हैप्पीनेस है मुझे वहीं से आती है, बाकी मेरी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कल्चर विद रेफरेंस टू द इंडियन लैंग्वेजेस, यानी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग द हिंदी। सो जो भी अर्ली डेवलपमेंट हो रहे थे प्रिंट के वो उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी में हो रहे थे, जो कि अर्ली प्रिंट कल्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। लेकिन अब 1870s के टाइम आते आते हिंदी में भी प्रिंट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे होना। और ये किस पे एम्फेसाइज कर रहे थे? विमेंस की एजुकेशन पे एम्फेसाइज कर रहे थे। विमेंस जेंडर से रिलेटेड थे, जो विमेंस के जो जेंडर्स आते थे उसमें यहाँ पे वेरियस टॉपिक्स लाइक एजुकेशन, विडोहुड, रीमैरिज, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे बात करते थे, इंक्लूडिंग द नेशनल मूवमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, यानी हॉट डिबेटेड टॉपिक्स थे। रीजनल डायनेमिक्स जो था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्नाक्युलर पंजाब की बात करेंगे तो वहाँ पे जो लिटरेचर एमर्ज हुआ बच्चे यहाँ पे, सर वो अर्ली 20th सेंचुरी में एमर्ज होता है और वो जो विमेन है यहाँ पे उनको ये ट्रीट किया जाता है कि यानी उनसे रिलेटेड जो ये लिटरेचर एमर्ज होता है उसमें ये बोला जाता है कि जो विमेन्स हैं वो कैसे यहाँ पे ओबीडियंट वाइफ्स होनी चाहिए और उससे रिलेटेड यहाँ पे हमको लिटरेचर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रामचंद्रा स्त्री धर्म विचार की बात करेंगे, खालसा टेक्स्ट सोसाइटी, यानी उनकी हम बात करेंगे, जो कि एक टाइप की चीप बुक्स थी। चीप इन द सेंस कि वो कंटेंट वाइज चीप नहीं थी, वो क्वालिटी वाइज चीप थी यहाँ पे। इवन बाटला इन बंगाल जो था बच्चे, वो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि इस टाइप की रीजनल डायनेमिक्स को रिलेट करती हैं। अब ये जो बाटला बंगाल में है वो एक सेंट्रल कलकत्ता बाटला एरिया है बच्चे, जो कि एक हब बन गया था, यानी कोई कहते हैं ना एक मेन सेंटर बन गया था प्रिंटिंग पॉपुलर बुक्स, इंक्लूडिंग रिलीजियस हो गए, स्क्रिप्चर्स हो गए, स्कैंडल्स हो गए, जो भी स्कैंडल्स चल रहे थे विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या फिर कोई और रिलेटेड हो गया, या फिर ऑब्सीन लिटरेचर जो कि यहाँ पे रेलिवेंट नहीं थी, यानी एक तरीके से आप मान सकते हो। इलस्ट्रेशन का भी ट्रेंड इंक्रीज हो गया था बाई लेट 19th सेंचुरी बच्चे। यहाँ पे जो बुक्स थी यहाँ पे बाटला से वो रिचली इलस्ट्रेटेड होती थी, जैसे मैंने आपको बताया था ना वुड लॉक प्रिंटिंग होती थी यानी इलस्ट्रेशन के लिए। तो इमेजेस जो थी वो बाद में प्रिंट की जाती थी, पहले कंटेंट यहाँ पे पब्लिश कर लिया जाता था ताकि जो इलस्ट्रेशन है वो ज़्यादा अपीलिंग हो पाए यहाँ पे। पेडलर्स का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पेडलर्स जो थे वो यहाँ पे जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स वो यहाँ पे बेचेंगे जाके यहाँ पे, जिसकी वजह से जो ये लिटरेचर थी वो विमेंस को ईजिली एक्सेस हो पाती थी और नॉट ओनली दिस विमेंस को रीड करती थी अपने फ्री टाइम में, जिसको हम यहाँ पे लीजर टाइम बोल रहे हैं। अब कुछ इमेजेस को देखते हैं, यहाँ पे शोकेस करने की कोशिश करता है कि उस टाइम की जो मेंटालिटी थी वो क्या थी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये जो फेमस इमेज है ये है घोरकली की और इसका जो थीम है दैट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब ये है रिलेट कि अगर विमेन एजुकेटेड हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, यानी आप समझने की कोशिश करिएगा कि पेट्रियार्कल माइंडसेट उस टाइम पे कितना ज्यादा हाई था, ठीक है। अब ये एक वुडकट यहाँ पे कलर्ड प्रिंट है, तो इस तरीके से वुडकट बनाया जाता था, उसके बाद में उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाता था, प्रिंट कर दिया जाता था ऑलरेडी जो टेक्स्ट होता था उसके बीच में।
आर्टिस्ट यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सर एक जो प्रॉपर फैमिली रिलेशंस हैं, विमेन जैसे जैसे एजुकेटेड होती जाएंगी वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती जाएंगी। यहाँ पे जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के अंडर कंप्लीट डोमिनेशन में है, और जो वाइफ है बच्चे यहाँ पे उनके शोल्डर पे बैठी हुई हैं, कहते हैं ना सर पे चढ़ कर, तो वही चीज़ यहाँ पे शोकेस करने की कोशिश की जा रही है। नॉट ओनली दिस, विमेन्स अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा यहाँ पे क्या कर देगी कि डोमिनेट कर देगी। इवन जो उसकी जो मदर है उसके थ्रू वो यहाँ पे काफ़ी क्रूअल ट्रीटमेंट करने लगेगा। एज यू कैन सी कि वो एनिमल्स की तरह अपनी मदर को यहाँ पे ड्रैग कर रहा है बाय दी नोज। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो उस टाइम की जो कंजर्वेटिव्स थे सर वो ये शोकेस कर रहे थे कि अगर विमेन ज़्यादा एजुकेशन हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल सोसाइटी चली आ रही थी वो ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाएगी। फिगर 18, द कवर पेज ऑफ द इंडियन चारीवारी। अब ये जो इंडियन चारीवारी है वो एक जनरल है जो कि कैरिकेचर्स को प्रोड्यूस करेगी और सटायर को प्रोड्यूस करेगी, और ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी इन द लेट 19th सेंचुरी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे बच्चे ये चीज दिखाने की कोशिश की है कि जो एक इंपॉर्टेंट ब्रिटिश फिगर है जो कि यूरोपियन है, ऑब्वियसली यहाँ पे अथॉरिटेटिव भी है, वो इंपीरियल भी है, और वो बीच में बैठा हुआ है और साइड में उसके नेटिव्स बैठे हुए हैं, और जैसा वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे नेटिव्स जो हैं वैसा ही करेंगे। मीन्स उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उनको माई बाप समझ रहे हैं यहाँ पे जो नेटिव्स हैं। इंडियंस को एक दिखाया जा रहा है कॉपी ऑफ पंच। अब ये पंच क्या है? एक ब्रिटिश जनरल है जो कि कार्टून और सटायर को प्रोड्यूस करता है, और इसके थ्रू जो इंपीरियल जो यहाँ पे ऑफिशियल है बच्चे, वो ये शोकेस करने की कोशिश कर रहा है कि आपको भी सेम चीज को प्रोड्यूस करना है जैसे मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ। यानी आपको भी कोई कार्टून और कैरिकेचर ऐसा प्रोड्यूस नहीं करना जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में है, यानी हमें सपोर्ट करना है। जैसा ब्रिटिशर्स कहेंगे वैसा ही आपको यहाँ पे करना है विद रेफरेंस टू द जनरल एज वेल। तो ये चीज शोकेस करने की कोशिश की गई है। प्रिंट एंड दी पुअर पीपल। प्रिंट का इम्पैक्ट पुअर पीपल पे क्या होता है? तो 19th सेंचुरी आते आते अभी तक जो बुक मार्केट थी सर वो यहाँ पे चीप बुक्स को प्रोड्यूस करने लगी थी। स्मॉल बुक्स, चीप इन द सेंस कि वो सर प्राइस वाइज चीप थी यहाँ पे, ठीक है। इजिली यहाँ पे अगर हम मद्रास की बात करें तो आपको हर जगह यहाँ पे मिल जाएंगी। नॉट ओनली दिस, पब्लिक लाइब्रेरीज भी इंक्रीज हो गई थी इन दी अर्ली 20th सेंचुरी में, जो कि अलाउ करेंगे यहाँ पे सिटीज, टाउन्स, प्रॉस्परस विलेजेस में कि लोग यहाँ पे आके सर रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करके और इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे क्या कर पाए सर वो इनकलकेट कर पाए, यानी पढ़ पाए जो बुक्स थी, जो न्यू न्यू बुक्स आ रही थी। और उस टाइम पे काफ़ी अच्छा एक बिजनेस था कि आप लाइब्रेरीज को सेटअप कर दो, और जो रीडिंग था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एमर्ज हो रहा था, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना चाह रहे थे। नेक्स्ट इज कास्ट इशू इन प्रिंट। लेट 19th सेंचुरी आते आते जो भी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा था, जो भी यहाँ पे प्रिंट आ रहा था, उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। और इसमें जो पॉइनियर थे वो थे ज्योतिबा बाई फुले, जो हमारी यूनिवर्सिटी है महात्मा ज्योतिबा बाई फुले, उन्हीं के नेम पे बेस्ड है। अब ये मराठा पॉइनियर थे बच्चे यहाँ पे, जो लो कास्ट पीपल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, उनका जो प्रोटेस्ट मूवमेंट था उनके बारे में लिखते हैं, उनकी इनजस्टिस के बारे में लिखते हैं कि कास्ट सिस्टम में इनको कितना ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और ये किस में लिखते हैं? कि गुलामगिरी 1871 में लिखते हैं। 20th सेंचुरी की बात करेंगे तो ये हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे थे, लेट 19th सेंचुरी में ज्योतिबा बाई फुले। 20th सेंचुरी की बात करेंगे तो फेमस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि महाराष्ट्र से थे। अगर हम मद्रास की बात करेंगे तो ईवी रामस्वामी नाइकर। सर ये जो पीपल्स थे इन्होंने जो लोअर क्लास पीपल थे, यानी जो लो कास्ट पीपल थे जिनको बहुत ही लॉन्ग टाइम से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, इनके जो इनजस्टिसेस हो रहे थे इनके साथ, जो ह्यूमिलेशन हो रहा था, उनके बारे में लिखना स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड द जनरल्स। अब बच्चे जो लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं और वो जनरल्स के थ्रू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जिसमें डिस्क्रिमिनेशन जो होता था लो कास्ट के अगेंस्ट में, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो फ्यूचर होगा वो एक अच्छा फ्यूचर होना चाहिए, एक जस्ट फ्यूचर होना चाहिए। अब वर्कर्स की वॉइस देख लेते हैं प्रिंट में यहाँ पे। सर ऑल्दो यहाँ पे जो फैक्ट्री वर्कर्स थे बच्चे यहाँ पे, उनके पास बहुत ही ज्यादा काम था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्पेयर टाइम में वो यहाँ पे रीडिंग की हैबिट्स को इनकलकेट करते हैं यहाँ पे। उसमें से कुछ फेमस है, दैट इज कशी बाबा, जो कि कानपुर मिल वर्कर्स थे। उन्होंने एक छोटे और बड़े का सवाल 1938 में यहाँ पे उन्होंने लिखा है, जो कि रिलेट किया है कि कास्ट और क्लास का एक्सप्लॉयटेशन। और ये काफी इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे लोगों को अवेयर करने के लिए कि कास्ट और क्लास दोनों में ही काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जो हाई कास्ट का है वो हमें डोमिनेट कर रहा है, और जो लो कास्ट का है उसका यहाँ पे डोमिनेशन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इवन सुदर्शन चक्र, वो भी कानपुर मिल वर्कर का बच्चा यहाँ पे है। ये वेरियस पोएम्स लिखते हैं 1935 से 1955, और ये सच्ची कविताएं में इसके नाम से यहाँ पे पब्लिश होता है। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वर्कर्स लाइब्रेरीज, जो कि 1930s में आती हैं। बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स एक लाइब्रेरीज को सेटअप करते हैं 1930 में, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय दी बॉम्बे वर्कर्स।
सो यहाँ पे जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स से बच्चे वो सभी को इसको सपोर्ट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लिटरेसी थी वो लेवल इंक्रीज हो पाए। इवन जो सोसाइटल इवल्स जिनको बोला जाता था कि जो ड्रिंकिंग हो गई या फिर इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। नॉट ओनली दिस, इन लिटरेसी के थ्रू जो नेशनलिज्म इसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थी उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंट और सेंसरशिप, और 5 मार्कर का डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो जरा समझिए, सबसे पहले इस सेंसरशिप के वर्ड को समझिए लेमन्स लैंग्वेज में। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन रिटन में या फिर आप यहाँ पे विजुअल के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ कह रहे हो या फिर उनके इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट जो है वो सेंसरशिप के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगा। ठीक है, सिंपली इतना समझना है आपको। तो अगर हम 1798 से पहले की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफी ज्यादा कंसर्न नहीं थी सेंसरशिप को रिलेटेड। यानी जो लोकल कल्चर होता था, जो लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड हो जा रहा है उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देती थी बच्चे। यहाँ पे सिंपली सिर्फ वो चीजों को ध्यान दिया जाता था जो इंग्लिश के क्रिटिक्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की जो बात कर रहे हैं कि वो कंपनी के मिसरूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी ऑफिसर्स के हेट की बात कर रहे हैं, या फिर उसने जो एक्शन लिया है वो काफी ज्यादा गलत है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कंपनी की ट्रेड की मोनोपोली के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन को आप पब्लिश कर रहे हो न्यूज़पेपर में तो सिर्फ उसी को सेंसर किया जाता था, बाकी इंफॉर्मेशन को सेंसर नहीं किया जाता था। अब 1820 तक आते आते बच्चे क्या हुआ, कुछ प्रेस कंट्रोल लगाए गए। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस को इम्पोज किया 1820s में, ताकि जो प्रेस है वो सर हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाए, यानी प्रेस वो इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड कर पाए या फिर वो इन्फॉर्मेशन को पब्लिश ना कर पाए जो कंपनी के रूल के अगेंस्ट में था। ऑल्दो कंपनी प्रमोटेड द न्यूज़पेपर्स जो कि ब्रिटिशर्स रूल को सेलिब्रेट करती थी, यानी आप ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव में लिखना है तो आप लिख दो, जैसे आज की जो मीडिया है ना, सर मीडिया इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पे सर मीडिया पेड मीडिया हो गई है। पेड मीडिया यानी मीडिया से वो चीज शोकेस कर रही है जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी उसको शोकेस करवाने चाह रही है। सो हमेशा सही। तो इवन कंपनी भी उन न्यूज़पेपर्स को सपोर्ट करती है जो ब्रिटिशर्स के बारे में अच्छा अच्छा लिखते हैं कि सर ब्रिटिशर्स ने तो यहाँ पे दूध की नदियां चॉकलेट के खेत लगा दिए यहाँ पे। इसमें गवर्नर जनरल बेंटिक भाई साहब जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 1835 में गवर्नर जनरल थे यहाँ पे। ठीक है जी, सर ये कुछ रिवाइज करते हैं जो प्रेस के लॉज थे बच्चे यहाँ पे। सर ऐसा क्यों, जो अभी यहाँ पे कलकत्ता कोर्ट ने यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसको वो रिवोक्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वेरियस पिटिशंस आ रहे थे, इवन जो इंग्लिश के एडिटर्स थे यहाँ पे और जो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स के थे कि सर हम अपनी न्यूज़ को यहाँ पे पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस आपने यहाँ पे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं प्लीज इसको यहाँ पे क्या कर दीजिए, डीरेगुलेट कर दीजिए। इवन समटाइम्स लेटर जो थॉमस मैकॉले थे वो एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर्स थे और इन्होंने कुछ न्यू रूल्स को फॉर्मुलेट किया था जिसकी वजह से यहाँ पे जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया था उन सभी को हटा के, जो रिस्ट्रिक्शंस जो थे हटा के फ्रीडम्स को दोबारा से रीस्टोर कर दिया था। यानी जो भी फ्रीडम्स अर्लियर यहाँ पे एडिटर्स के पास थी सर वो दोबारा से आ गई थी। 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे 1857 का जो रिवॉल्ट था वो एक काफी ज्यादा बड़ा रिवॉल्ट था और ब्रिटिशर्स की जो एग्जिस्टिंग पोजीशन थी उसको काफी ज्यादा अंडरमाइन कर रहा था। तो इन्होंने ये सोचा कि सर अब हम नेटिव प्रेस को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लैम्प डाउन कर देंगे, यानी उसको काफी कंट्रोल करेंगे। सो ऐसा कोई भी वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स और उसके थ्रू वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है जिसकी वजह से नेशनलिज्म एमर्ज हो रहा है बच्चे, तो अब उसको गवर्नमेंट जो थी स्ट्रिक्ट कंट्रोल में लेके आएगी। और इसके लिए उन्होंने वेरियस एक्ट लगाए थे जिसमें से इंपॉर्टेंट है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। अब 1878 का जो एक्ट है सर ये न्यू नहीं था, आयरिश एरियाज में भी इनको लगाया गया था जो आयरिश प्रेस लॉस के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इंडिया में और नॉर्मली इसका जो नाम था आयरिश प्रेस लॉज, इसमें था क्या? सर इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट को ये राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी रिपोर्ट को सेंसर कर सकता है या फिर कोई भी एडिटोरियल को सेंसर कर सकता है किसी भी वर्नाक्युलर प्रेस के, अगर उसको लगता है कि वो वर्नाक्युलर प्रेस कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है या यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। नाउ ऑन गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलर ट्रैक करते थे वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कि कोई ऐसी न्यूज़ तो पब्लिश नहीं हो रही जिससे गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाया जा रहा है या फिर नेशनल सेंटीमेंट को इंक्रीज किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर कोई भी जो रिपोर्ट थी बच्चे यहाँ पे सर वॉज जस्ट एज सिडिशियस, सिडिशियस मीन्स कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, सर सिंपली उस न्यूज़पेपर को वार्निंग दी जाती थी और अगर वार्निंग को दोबारा से वो न्यूज़पेपर इग्नोर करता था तो सिंपली बच्चे जितनी भी प्रेस थी सभी चीज उसको सीज कर ली जाती थी। इवन प्रिंटिंग जो मशीनरी थी उसको भी यहाँ पे कन्फिस्केट कर लिया जाता था। नॉट ओनली दिस, इसकी वजह से हुआ क्या सर, नेशनलिस्ट ग्रोथ डिस्पाइट रिप्रेशंस।
अब सर ये गवर्नमेंट काफ़ी रिप्रेस कर रहा था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 जैसे लॉज के थ्रू, लेकिन इससे इंडियन नेशनलिस्ट जो न्यूज़पेपर्स थे वो डरे नहीं यहाँ पे बच्चे, वो और एक्सपेंड होते हैं। इवन वो रिपोर्ट करना और ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं कॉलोनियल मिस रूल के थ्रू, और वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है जी। नॉट ओनली दिस, वो ज़्यादा रिप्रेसिव मेजर्स होंगे तो समटाइम्स हमको ये भी देखने को मिलता है कि मिलिटेंट प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो जाते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वायलेंस को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये जो साइकिल थी परसिक्यूशन और प्रोटेस्ट की वो चलती रहती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो केसरी न्यूज़पेपर को एडिट करते थे यहाँ पे, और उसके वजह से 1908 में उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है। क्यों? सर बाल गंगाधर तिलक काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक थे बच्चे यहाँ पे, जो भी पंजाब रेवोल्यूशनरीज ने किया था, जिसकी वजह से पंजाब रेवोल्यूशनरीज को यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया गया था 1907 में, और यही बाल गंगाधर तिलक ने केसरी न्यूज़पेपर में इस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे लिखा, और ये सिडिशियस एक्टिविटीज कंसिडर हुई और उनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था 1908 में यहाँ पे बच्चे। ठीक है जी। अब जैसे ही तिलक का इम्प्रिजनमेंट हुआ, उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑडियंस को क्या किया, प्रमोट किया कि वो प्रोटेस्ट करें अक्रॉस द इंडिया। तो इस टाइप की सारी एक्टिविटीज़ होती रहती थी कि ब्रिटिश रिप्रेसिव मेजर्स को लेते थे और इंडियंस जो थे उनको काउंटर में यहाँ पे क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नेशनलिस्ट स्ट्रगल यहाँ पे स्टार्ट कर देते थे बच्चे यहाँ पे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।